हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IAS फर्स्ट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर एनालिसिस की, या फिर बोल सकते हैं न्यूज़ डिस्कशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज़ है न्यू इको सेंसिटिव जोन ESZ फॉर बारासिंगा। बारासिंगा के लिए नया पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र। आप लोग ड्राइंग में तो देख ही रहे हैं इको सेंसिटिव जोन होता क्या है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क के चारों ओर का एक क्षेत्र है, सुरक्षा क्षेत्र बोल सकते हैं या सुरक्षा घेरा होता है, जहां पर बहुत सारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू होता है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है जान लेते हैं। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश में बारासिंगा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के लगभग 408 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को, स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र ESZ के रूप में अधिसूचित किया है। अब इसकी पूरी जानकारी भी देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य क्यों है, क्या है? तो इसका एम यही है, पर्पस यही है कि ESZ संरक्षित क्षेत्रों के लिए शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करता है। वे उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में परिवर्तन का काम करते हैं। अब बारासिंगा की बात कर लेते हैं, जिसे स्वयं डियर कहते हैं। तो ये IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल के रूप में यानी संवेदनशील के रूप में और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध है। दोस्तों, बारासिंगा जो है ये यूपीएससी के हिसाब से यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपको यूपीएससी सीधे पूछ सकता है कि IUCN के रेड लिस्ट में ये, जैसे यहाँ पे क्या है, वल्नरेबल है, बोल देगा भाई लिस्ट कंसर्न है, या फिर एक्सटिंक्ट है, या फिर एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, नोट कर लो, वल्नरेबल है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में है। अब रेगुलेशंस की बात करेंगे, विनियमन की बात करेंगे, तो प्रतिबंधित क्या है इसमें? तो वाणिज्यिक खनन, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग और बड़ी पन बिजली परियोजना, ये सब प्रतिबंधित होती हैं। और विनियमित क्या है, मतलब जो परमिसिबल है, तो पेड़ों की कटाई, होटलों का निर्माण, सड़कों का विस्तार, ये सब जो है विनियमित होते हैं, रेगुलेटेड होते हैं। अगला न्यूज़ है द US ईरान वॉर एंड बहाई कम्युनिटी। तो दोस्तों, इसका मतलब यही है कि अमेरिका ईरान युद्ध और बहाई समुदाय। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है ये जान लीजिए। तो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में भारत में बहाई समुदाय पर चल रहे अमेरिका ईरान संघर्ष, जो कि अभी 2026 में ही शुरू हुआ है, इसके प्रभाव को कवर किया है। अब बहाई संबंध क्या है ये जान लेते। तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी बहाई आबादी का घर है। दिल्ली का प्रतिष्ठित लोटस टेम्पल उनका केंद्रीय प्रतीक है। और ईरान में उत्पीड़न की बात करेंगे तो ईरान में इस समुदाय को बढ़ते सुरक्षा दमन का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि बहाई धर्म, इसकी जो उत्पत्ति है ये 19वीं सदी के फारस में ही, पर्शिया में ही हुई थी, इसलिए एक धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में उनकी स्थिति संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर एक मानवाधिकार का मुद्दा है। और अभी जो युद्ध विराम विस्तार की बात करें तो बुधवार को एक अस्थायी युद्ध विराम को बढ़ाया गया था, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव अभी भी बना हुआ है। तो दोस्तों, यूपीएससी की बात करेंगे तो GS पेपर 2 यानी इंटरनेशनल रिलेशन, मानवाधिकार, प्रवासी, इस टॉपिक से रिलेटेड ये टॉपिक है, इस वजह से इसको मैंने कवर किया है। अगला टॉपिक है एग्रीकल्चरल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम, कृषि इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र बोल सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो IIT रोपड़ ने भारत का पहला एकीकृत एग्रीकल्चरल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम लॉन्च किया है। तो एग्रीकल्चरल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम होता क्या है? आपको जैसा ड्राइंग में दिख रहा है, सिंपल सी बात है, इसमें सैटेलाइट का यूज़ होता है, AI का यूज़ होता है, जिससे कृषि पैदावार को बढ़ावा दिया जाता है, कृषि क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि क्षेत्र में मतलब फसलों की सुरक्षा होती है, मौसम पूर्वानुमान, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्पेशलिटी क्या है, विशेषता क्या है? तो ये AI संचालित निर्णय लेना, इसमें AI ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। यह प्रणाली किसानों को भविष्य कहने वाला विश्लेषण यानी प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स प्रदान करने के लिए उपग्रहों, ड्रोन और मृदा सेंसरों से वास्तविक समय के डेटा का उपयोग करती है। फोकस क्या है? तो जल उपयोग का अनुकूलन, कीट हमलों की भविष्यवाणी करना और सटीक उर्वरक खुराक की सिफारिश करना, यानी प्रिसाइज फार्मिंग, सटीक खेती जो होता है उसकी ये वकालत करता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो यह उत्पादकता और जलवायु लचीलापन बढ़ाने के लिए प्राथमिक क्षेत्र में AI को एकीकृत करने के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है। तो दोस्तों, ये भी GS पेपर 3 का ही टॉपिक है, तो इसे नोट कर लेना। अगला टॉपिक है
ट्रॉल असेंबली फॉर T-72 T-90 टैंक। ये जो आपको ड्राइंग दिख रहा है, इमेज दिख रहा है, ये T-90 टैंक का है। तो क्या है, क्यों न्यूज़ में है, उसकी पूरी जानकारी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों कॉन्टेक्स्ट यही है कि DRDO ने सफलतापूर्वक ट्रॉल असेंबली को भारतीय सेना को सौंप दिया है। अब इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, तो यह टैंकों के सामने लगा एक यांत्रिक सिस्टम है जो बारूदी सुरंगों को तोड़ने के लिए, जिससे बख्तरबंद टुकड़ियों को सुरक्षित रास्ता मिल सकता है। मतलब क्या है, देखिए जो दुश्मन देश होते हैं वो अंडरग्राउंड सुरंग बनाते हैं, जो भी सुरंग बनाते हैं उसमें बारूद डालते हैं, या फिर मुझे वो टर्म याद नहीं आ रहा है जो आपने बॉर्डर मूवी में देखा रहेगा, सुनील शेट्टी वाला। तो वो ज़मीन के नीचे रहता है, एंटी टैंक माइन बोलते हैं, ऐसे ऐसे समथिंग है कुछ। तो ये क्या करेगा, अब ये ट्रॉल सिस्टम जो होगा यह हमारे टैंकों को दुश्मनों के उस एंटी टैंक माइन से बचाएगा, उससे बचाएगा, हमारे जवानों को भी सुरक्षा देगा और हमारा जो ये जो रक्षा उपकरण है, टैंक है, इसको भी सुरक्षित रखने का कार्य करेगा। और स्वदेशीकरण है इसमें, तो रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर भारत के तहत ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि इसे DRDO ने बनाया है और वो भी स्वदेशी रूप से बनाया है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला है, ये इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में आया था। तो ये ड्राफ्ट रूल है अभी सोशल सिक्योरिटी कोड 2025 का, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस में ये जो एडिटोरियल आया था, यह भारत में बदलते श्रम बाजार, विशेष रूप से गिग इकोनॉमी के भविष्य पर केंद्रित है। अब इसका कोर कंसर्न क्या है, तो भारत में स्विगी, जोमेटो, ओला जैसे प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले लाखों गिग वर्कर्स वर्तमान में पारंपरिक श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हैं। अब ये श्रम कानून जो होता है, जैसे न्यूनतम वेतन हो गया, उन्हें जो सामाजिक सुरक्षा दी जाती है, बीमा है, ये सब से ये बाहर हैं। और वही है कि उन्हें ना तो पेंशन मिलता है, ना बीमा मिलता है। तो यही जो है मुख्य चिंता का विषय है। अब प्रपोज चेंजेस क्या हैं, बदलाव क्या हैं, तो नए मसौदे नियम के तहत सरकार एक ऐसा ढांचा तैयार कर रही है जहां इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवर, पेंशन और भी बहुत चीज़ें हैं वो मिल सके। पोर्टेबिलिटी की बात करें तो जो एडिटोरियल है वो इस बात पर जोर दे रहा है कि लाभ पोर्टेबल होना चाहिए, यानी यदि कोई कर्मचारी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है या एक प्लेटफॉर्म छोड़कर दूसरे से जुड़ता है तो उसके लाभ रुकने नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर कोई जोमेटो में काम कर रहा है, वो अगर स्विगी में जाना चाहता है तो उसके जो भी इंश्योरेंस होंगे, जो भी कवर हैं, वो सब जोमेटो से स्विगी में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। और उसकी जो भी सुरक्षा कवर है वो कंटिन्यूअस चलनी चाहिए, एक दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए। ये इसका ही मतलब होता है पोर्टेबिलिटी। और अब चुनौती की बात करेंगे तो इन लाभों का वित्तीय बोझ कंपनियों पर पड़ेगा, जिससे सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। अभी हम देख ही रहे हैं, फ्लिपकार्ट हो, चाहे जोमेटो हो, स्विगी, सब अपना प्लेटफॉर्म फी बढ़ाते जा रहे हैं। अब वो प्लेटफॉर्म फी जो बढ़ा रहे हैं वो स्वयं के लाभ के लिए बढ़ा रहे हैं कि अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए बढ़ा रहे हैं, इसका मैं नहीं बता सकता। साथ ही इन करोड़ों असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण करना एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती होगी। इसलिए शासन प्रशासन को इन कंपनियों के साथ सहयोग कर इस बिल को तैयार करना चाहिए और पारित भी करना चाहिए। तो दोस्तों आज इतना ही न्यूज़ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।